दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे अशोक के बारे में देखेंगे आज हम। ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? सबसे पहले अशोक के बैकग्राउंड देखेंगे क्या था इनका। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। माता का नाम कभी कभी पूछ देता है कि इनकी माता का नाम क्या था, तो क्या था? सुभद्रांगी। उसके बाद देखेंगे राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। मतलब क्या था? जब अशोक जो था राजगद्दी पर नहीं बैठा था, यानी कि बिंदुसार गद्दी पर बैठा था, तो इसे किसका पद प्राप्त था? तो अवंती का राज्यपाल था ये। आपने स्टोरी सुनी होगी कि बिंदुसार के टाइम तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। एक विद्रोह जो हुआ था अशोक के टाइम हुआ था, यानी कि बिंदुसार ने अशोक को भेजकर शांत किया था वहां का विद्रोह, क्योंकि अशोक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो क्या हुआ, कलिंग का युद्ध के बारे में आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, यानी कि लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। तो उसने जब वो सीन देखा है कि बच्चे रो रहे हैं, उनके माता पिता पड़े हैं, मतलब मृत हो चुके हैं, तो ऐसा सीन देखकर उसका मतलब हृदय एकदम पिघल गया। उसे लगा कि मतलब नहीं, ये सब गलत है, और इतनी मार काट जब कोई भी देखेगा तो उसके हृदय में क्या होगा? ग्लानि होगी ना, कि हमने इतने लोगों को अनाथ कर दिया, इतने लोगों को बेघर कर दिया। तो कलिंग के युद्ध के बाद इनका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और इनने युद्ध की नीति सब छोड़ दी। इन्होंने क्या कहा, अब सब बेकार है, धर्म को अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने बुद्धगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद ये पूरे तरह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। लेकिन इससे पहले माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म को अपनाए हुए थे ये, और ब्राह्मण धर्म को मानते थे। रजत तरंगिणी जो नाम सुना होगा आपने, पुस्तक है कल्हड़ की, उसमें इन्हें बताया गया है कि ये ब्राह्मण धर्म को अपनाए हुए थे। ठीक है, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ, इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म में आप लोगों को पता ही है कि अहिंसा का एकदम पूर्ण विरोध किया गया है। तो इसके बाद इन्होंने पूरा युद्ध की कार्यक्रम छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि युद्ध छोड़ तो दिया, तो इतनी विशाल सेना का क्या हुआ होगा उनकी? क्योंकि जब युद्ध होता है तभी तो सेना का काम है, युद्ध ही नहीं है तो सेना का काम क्या है? तो कहा जाता है कि लाखों सैनिक अपनी आजीविका, लाखों सैनिक जो थे उनकी आजीविका छिन गई थी फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया कलिंग। अब कलिंग ने जब कलिंग का युद्ध हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया, तो इन्होंने सबसे पहले शिलालेख प्रचलन की जो विधि थी वो अपनाई, यानी कि पत्थरों पर बड़े बड़े शिलालेख खुदवाए, पत्थरों पर अपने लेख लिखवाए। इस तरीके से शिलालेख की अवधारणा इन्होंने दी। हालांकि हमें एक धौलावीरा में, सिंधु घाटी सभ्यता में शिलालेख का प्रमाण मिलता है, लेकिन माना जाता है कि अशोक ने ही सबसे पहले शिलालेख की रीति चलाई थी। ठीक है, तो जो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है वो किस अभिलेख में है? 13वें शिलालेख में। किस में? 13वें शिलालेख में। इनके टोटल कितने? 14 शिलालेख मिले हैं, 14, जिसमें से 8 बृहद शिलालेख हैं। और अलग अलग शिलालेखों में अशोक का जो नाम है अलग अलग दिया गया है। जैसे कि पुराणों में इनका नाम क्या दिया गया है? अशोकवर्धन। अशोकवर्धन हो गया। फिर क्या है, जो अलग अलग शिलालेख हैं उसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि सामान्य अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम दिया गया है इनका। ठीक है, और कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक भी दिया गया है। जैसे कि मॉस्को अभिलेख हो गया, उड़ेगेलम हो गया, नेत्तूर अभिलेख हो गया। ये अभिलेख जो हैं इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके अभिलेख। इन्होंने जो कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, जैसा कि पहला ही शिलालेख है जो इनका, पहले शिलालेख में इन्होंने पशु बलि पर एकदम प्रतिबंध लगाया हुआ है। पहले शिलालेख में इनके लिखा है कि पशु बलि मतलब नहीं करी जाएगी, और इन्होंने बताया है कि कोई उत्सव भी नहीं मनाए जाएंगे जिसमें पशु बलि दी जाती हो। ठीक है, और क्या था, 5वां अभिलेख इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 5वें वर्ष इन्होंने जो है
अनुसंधान करवाने की नीति अपनाई थी। यानी कि अभी हम अनुसंधान किसे कहते हैं, रिसर्च वगैरह को, लेकिन अशोक के टाइम में अनुसंधान किसे कहा जाता था, धर्म की एक वार्ता होती थी, मतलब सब लोग बैठते थे और धर्म पर चर्चा होती थी, उसे अनुसंधान कहते थे। तो उसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, 5वें शिलालेख में। अनुसंधान अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि अनुसंधान की चर्चा किस शिलालेख में मिलती है, तो ये मिलती है 5वें शिलालेख में। ठीक है, ये होगा इनके शिलालेख। अब हम देखेंगे इनकी शासन व्यवस्था। इतने बड़ा शासन था तो ये किस तरीके से अपना शासन चला रहे थे, तो अलग अलग मंत्री थे। यहाँ पहली बार क्या हुआ, फौजदारी और सिविल मामले साथ में आए। ठीक है, तो फौजदारी मामलों का जो मंत्री होता था उसे कंटक शोधन कहते थे। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न पूछ देता है कि इनके मंत्रियों के नाम पूछ देता है, जैसे कि फौजदारी के जो मंत्री थे, जो मामले देखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कंटक शोधन। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर इनकी शासन व्यवस्था में किसी मंत्री को माना जाता है तो वो माना जाता है रज्जुक। सबसे इम्पोर्टेंट पद कौन सा था, रज्जुक। इसका काम क्या था, इसका काम था, ये हर प्रकार के काम देखता था। ये न्यायिक व्यवस्था भी देखता था, ये टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करता था, यानी कि टैक्स अलग अलग मंत्रियों से टैक्स कलेक्ट करवाता था। इसे क्या था कि न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे, यानी कि अगर किसी को सजा वगैरह देना है तो ये वो भी दे सकता था। यदि अगर आपके पेपर में कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि अशोक के शासनकाल में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो कौन होता था, रज्जुक। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रज्जुक पद का उल्लेख सबसे पहले किसके शासनकाल में किया जाता है, तो उसका आंसर भी अशोक के शासनकाल में। थैंक यू।